नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। देखिए, बिहार की राजनीति में आज एक बार फिर से जमकर बवाल हुआ और बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले बिहार विधानसभा में गुस्सा गए और उसके बाद बिहार विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। पहले विधानसभा में नीतीश कुमार ने आक्रोशित होते हुए मोबाइल प्रयोग पर रोक लगाने को कहा और इतना तक कह दिया कि 10 साल के अंदर धरती खत्म हो जाएगी। उसके बाद बिहार विधान परिषद में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच जमकर बवाल हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर राबड़ी देवी को कहा कि आप क्या जानती हैं, आपको तो पति ने सीएम बना दिया था, आपको तो कुछो नहीं पता है। 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, हमने मंगल राज बनाया। और इतना ही नहीं, इसके बाद स्थिति बिहार विधान परिषद में ऐसी हो गई कि पूरा विपक्ष वॉकआउट कर बाहर निकल आया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लेकर, जिन्होंने आज एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि मैंने कन्हैया की पदयात्रा का विरोध किया था, कन्हैया का विरोध कभी नहीं किया, वह मेरे बेटे के समान है। तो इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि अमित शाह बिहार विधानमंडल का सत्र 28 को ख़त्म हो रहा है और 29-30 को पटना आ रहे हैं। वहीं कन्हैया कुमार के पदयात्रा में शामिल होने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हैं। हालांकि डेट फाइनल नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक सर से और जानेंगे कि आखिरकार बिहार विधानमंडल में आज क्या कुछ हुआ और नीतीश कुमार क्यों गुस्सा गए। सर, सबसे पहले नीतीश कुमार ने आज भविष्यवाणी करते हुए इतना तक कह दिया कि धरती 10 साल में ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, बिहार विधानसभा की आज जब कार्यवाही शुरू हुई तो प्रश्नकाल चल रहा था। उसमें आरजेडी के एक प्रमुख सदस्य हैं सुजय यादव जी, उन्होंने एक सवाल पूछा था और वो फिर सवाल का जवाब विभाग ने दे दिया था और फिर वो मोबाइल से पूरक सवाल पूछ रहे थे। मुख्यमंत्री की नज़र उन पर गई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि सदन के अंदर मोबाइल लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अब के ज़माने में जिस तरह से धड़ल्ले से हर कार्य के लिए मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा है, वो पर्यावरण के लिए और मानव के स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसी चलते उन्होंने 5 साल पहले ही मोबाइल का प्रयोग छोड़ दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि जो रिपोर्ट है और जिस तरह की स्थिति बन रही है, उसमें अगर लगातार मोबाइल का इस तरह से प्रयोग होता रहेगा तो आगामी 10 वर्षों में ये धरती नहीं बचेगी। नहीं कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं जिंदा बचेगा। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सदस्यों को भी हिदायत दी कि मोबाइल लेकर के नहीं आए और उसके बाद उन्होंने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को साफ तौर पर कहा कि वो सदन के अंदर मोबाइल लाने की अनुमति किसी भी सदस्य को नहीं दे, उनको उस पर सख्त जो है सो रोक लगाई जाए। तो मुख्यमंत्री का जो तेवर था वो काफ़ी एक तरह से कहिए गुस्से में था। वीडियो भी वायरल हो गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हैं इंजीनियर पेशे से, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी कर दी तो एक तरह से ज्योतिषी वो आज हो गए। तो मीडिया की सुर्खियों में आज वो आ गए, चूँकि व्यक्तिगत रूप से कभी बातचीत के क्रम में वो इस तरह की बातें किया करते थे, लेकिन आज सदन के अंदर कोई दो राय नहीं है। जो लोग भी पर्यावरण पे काम करते हैं उनका कहना है कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से जितनी सारी पक्षियां विलुप्त हो रही है, पक्षियां बीमार हो रही है, जिसका कारण है कि टावर को हटाकर सेटेलाइट के थ्रू मोबाइल सिग्नल देने पर विचार किया जा रहा है, इंटरनेट। लेकिन इतनी भविष्यवाणी कर देना कि भैया 10 साल में दुनिया रहेगा ही नहीं, प्रलय आ जाएगा। बिल्कुल, वो भी समय सीमा निर्धारित कर दी नीतीश ने 10 साल में। तो एक तरह से मैक्सिमम आप कहिए कि 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल ये दुनिया रहेगी। तो वो उन्होंने जो भविष्यवाणी की, यही वजह कि आज मीडिया की सुर्खियों में क्लाइमेट लीडर रह चुके हैं और नीतीश नपे तुले बोलते हैं और इस तरह की बातें करने से परहेज करते हैं। लेकिन जो आज उनका तेवर था और जिस तरह से आज उन्होंने ये बात कही, इससे साफ संकेत है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का तेवर आज काफ़ी गर्म था और यही वजह है कि उन्होंने आज सदन के अंदर मोबाइल के प्रयोग पर आपत्ति जताई और विधानसभा अध्यक्ष को भी उन्होंने कहा कि आप सर, लेकिन विपक्ष के सदस्यों का कहना था कि हम मोबाइल ले नहीं जाएंगे तो ऑनलाइन सवाल कैसे पूछेंगे। जी, ये तो अब व्यवस्था हुई है। अब तो विधानसभा और विधान परिषद को पेपरलेस करने की बात हो रही है और विधान परिषद में तो पेपरलेस हो चुका है। तो यहाँ भी और जो भी अब सवाल पूछे
जाते हैं वो तो ऑनलाइन पूछे जाते हैं और ऑनलाइन ही विभाग के द्वारा जवाब भी दिया जाता है। और जवाब से असंतुष्ट होने पर पूरक पूछा जाए। बिल्कुल, और सदन के अंदर तो अब पूरक सवाल जो है सो केवल पूछे जाते हैं, लेकिन वो पूरक सवाल जब सुजय यादव पूछ रहे थे तो मुख्यमंत्री का गुस्सा आज फिर 7वें आसमान पर आ गया और उन्होंने उस सदस्य को डांट भी लगाई और फिर विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि मोबाइल पर रोक लगे। सर, क्या नीतीश कुमार घर से डिसाइड करके आए थे कि आज आरजेडी को छोड़ना नहीं है, पहले सुजय यादव और फिर राबड़ी देवी परिषद में? देखिए, मुख्यमंत्री क्या सोच के आए थे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सत्ता में हैं, सरकार के मुखिया हैं, तो विपक्ष पर तो हमले वो करेंगे ही ना, विपक्ष को वो टारगेट करेंगे ही। विधान परिषद में जो आज मामला आया वो तो आपने देखा ही कि विधान परिषद में भी क्या था, कानून व्यवस्था के मामले को लेकर के विपक्षी सदस्य काफ़ी उत्तेजित थे और उन लोगों का दावा था कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ये विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए नीतीश कुमार आज फिर पुराने रुद्र रूप में आ गए, जो एक सप्ताह पहले राबड़ी देवी के साथ उनका जिस तरह से हुआ था आमना सामना, और आज वो फिर राबड़ी देवी पर बरस पड़े और उन्होंने कहा कि आप भले मुख्यमंत्री हो जाएं, लेकिन आपके राज्य में क्या हुआ था वो आप नहीं जानते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने कानून व्यवस्था की स्थिति में काफ़ी सुधार किया और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो तेवर था वो देखने लायक था। परिणाम हुआ कि राबड़ी देवी भी आज बरस पड़ी और अमूमन जमकर बरसी और अमूमन देखा जाता था कि राबड़ी देवी शांत रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राबड़ी के भी तेवर जो हैं सो वो बदले दिख रहे हैं। और आज जिस तरह से दोनों के बीच में तू में हुए, जिस दोनों के बीच में जो हंगामा हुआ, इसे साफ कह सकते हैं कि देवर और भाभी के बीच में आज एक दूसरे पर जमकर दोनों ने निशाना साधा और देवर और भाभी के बीच जो रिश्ते थे वो काफ़ी तल्ख दिखे और उस तल्ख रिश्ते का असर आज पूरा विधान परिषद में दिखा। जी सर, भाभी तल्ख थी, क्या भाभी ने मान लिया कि अब देवर इस पाले में नहीं आने वाले हैं? जी, कभी आरजेडी को और राबड़ी देवी को भरोसा था कि देर सवेर कहीं न कहीं आपने कहा कि राबड़ी देवी इस तरह रिएक्ट नहीं करते। अब तो राबड़ी देवी को ये उम्मीद थी कि देर सवेर फिर उनके देवर उनके पास आएंगे, यानी कि नीतीश के साथ फिर बिहार में सरकार बनेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीतीश के जो तेवर दिख रहे हैं, खास करके जो प्रधानमंत्री की भागलपुर यात्रा थी उसके बाद जो स्थिति बनी है उसमें ये कह सकते हैं कि अब आरजेडी को और ख़ास करके राबड़ी देवी को भी विश्वास हो चला है कि अब नीतीश उसके साथ आने वाले नहीं हैं। इसलिए दोनों में के बीच में टकराव है और उस टकराव का असर आज सदन के अंदर भी देखने को मिला और सदन के बाहर भी देखने को मिला। सदन में आरजेडी सदस्यों ने जहां वॉकआउट किया तो बाहर में आकर के फिर धरना पर भी बैठे। सर, सदन की एक मर्यादा होती है, लेकिन हमने आज विधान परिषद में देखा कि इंडिविजुअल टारगेट किया जा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो राबड़ी देवी को कह दिया कि आप कुछ जानबे नहीं करती हैं। वहीं सिद्दीकी साहब, अशोक चौधरी के बीच भी विवाद होता है और मामला देख लेंगे, पोल खोल देंगे तक पहुंच जाता है। हुआ क्या कि जब विपक्षी सदस्य हंगामा कर रहे थे उसके बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। वॉकआउट के वक्त में जो अंतिम सुनील सिंह थे, तो सुनील सिंह अभी निलंबन उनका तुरंत वापसी हुआ और उन्होंने चमचागिरी शब्द का नहीं चलेगी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया और इसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने इसे गंभीर माना और उन्होंने एक तरह से कहिए कि सुनील सिंह की बातों में थोड़ी सी तिली जला दी, माचिस जला दी और उन्होंने आसन को कहा, यानी कि विधान परिषद के सभापति को कहा कि आखिर इन्होंने चमचागिरी की का आरोप किन पर लगाया, ये तो साफ साफ आसन पर लगाया और सभापति ने भी सुनील सिंह बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि आसन के खिलाफ सभापति ने भी इसे स्वीकार कर लिया और जब सुनील सिंह ये कह करके निकले तो आरजेडी सदस्यों को यह भान हुआ कि कहीं न कहीं एक जो बात आई है वो कहीं न कहीं कुछ गलत बात निकल गई है। इसलिए फिर आरजेडी के सदस्य फिर वापस लौटे। जब वापस लौटे तो सभापति ने पूछा कि आप तो वापस लौटे, क्यों लौटे, जब तो आपने वॉकआउट कर दिया। तो उन्होंने पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हमको सफाई देनी है। तो फिर अशोक चौधरी ने पूछा कि आपने तो कुछ कहा नहीं, तो आप तो कुछ बोले नहीं, सफाई क्या देना। उसी पर अशोक चौधरी और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बीच भी नोकझोंक हुई और सिद्दीकी ने अशोक चौधरी को धमकाया भी कि हम आपका पोल खोल देंगे और सिद्दीकी ने कहा कि ये आसन के तरफ चमचागिरी की बात नहीं थी, ये अशोक चौधरी जैसे लोगों के लिए थी और फिर दोनों
में नोकझोंक हुई। आपने देखा ही कि अशोक चौधरी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुनौती दी कि आपको चुनौती देते हैं, आप पोल खोलिए। बाहर आकर के फिर अशोक चौधरी ने कहा भी कि हमने तो कोई अपहरण नहीं किया, हमने तो कोई ऐसी आपराधिक काम नहीं किया जो हमारी वो पोल खोलेंगे। तो एक तरह से कहे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है टकराव, वो टकराव पूरी तरह से चरम पर है। और इसकी मुख्य वजह ये कह सकते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में आरजेडी और जदयू दोनों ये करो या मरो कैसे दोनों ये दिखाना चाहती है कि अब दोनों अलग अलग हैं, अब दोनों एक साथ होने वाले नहीं हैं। और ऐसी परिस्थिति में आरजेडी ने भी अपना तेवर तल्ख कर लिया है और मुख्यमंत्री भी लगातार राबड़ी देवी पर और तेजस्वी पर हमला करके ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि कभी जो मीडिया कर्मियों के बीच में जो ये कयास लगाए जाते हैं कि नीतीश देर सवेर फिर बीजेपी छोड़ करके वो आरजेडी के साथ आएंगे, वो पूरी तरह से निराधार है और वो बीजेपी के साथ हैं। जी सर, कन्हैया कुमार और अखिलेश सिंह को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश सिंह की कुर्सी चली गई है, लेकिन आज अखिलेश सिंह ने इंटरव्यू में कहा कि हमने कन्हैया का विरोध नहीं किया था, पदयात्रा का विरोध किया था, क्योंकि अभी रोजे का महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हमने कहा था कि अभी मत कीजिए, 1 महीने बाद करेंगे। तो क्या लगता है अखिलेश सिंह अब नॉर्मल हो गए हैं? उन्होंने भी इस फैसले को मान लिया कि मेरी कुर्सी अब जा चुकी है? नहीं, अखिलेश सिंह को जो संदेश देना था वो दे चुके। अखिलेश सिंह ने यूं ही नहीं कहा कि हमने कन्हैया का विरोध किया था। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष अगर पद से हट भी जाए तो इस तरह की बातें नहीं करता, हम बात नहीं करता। अगर उसने विरोध भी किया तो वो उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने ये एक संदेश दिया, और संदेश दिया लालू परिवार को कि आपके चलते हमको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, इसलिए कि कन्हैया कुमार लालू और तेजस्वी की पसंद नहीं है, वो नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए जो जिसको लालू और तेजस्वी नहीं पसंद करते उसको भाई उनके हनुमान अखिलेश कैसे पसंद करते। और यही वजह है कि अखिलेश ने कन्हैया की यात्रा का विरोध ही नहीं किया, सार्वजनिक रूप से ये बयान भी दिए, इसलिए कि आगे आने वाले समय में, हालांकि अभी अखिलेश सिंह की राज्यसभा की सदस्यता 2030 तक होगी और 5 साल 2029 में ही फिर लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। तो इसलिए ये नहीं कह सकता कि अखिलेश अभी बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन अखिलेश को अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य तो देखना है, इसलिए वो लालू परिवार के प्रति वो अपना भरोसा जताना चाहते हैं और लालू प्रसाद का विश्वास अर्जित करना चाहते हैं, ताकि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें अपने बेटे को वो कहीं से टिकट दिला दे सकें। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से कन्हैया कुमार का विरोध किया और आला कमान ने उसे गंभीरता से लिया और अखिलेश को रुखसत कर दिया, कन्हैया तो अखिलेश पर भारी पड़े। तो तय हो चुका है कि कन्हैया के कारण ही अखिलेश सिंह की कुर्सी गई। और आपको एक बात आश्चर्य बताएं कि हालांकि ये काफ़ी गंभीर बात है और काफ़ी गुप्त बात है, जिस समय कन्हैया समूचे देश में नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे और बिहार में भी जब उन्होंने एक बड़ी रैली की थी, तो उस रैली में उस समय अखिलेश कन्हैया से अलग थे, लेकिन अखिलेश ने कन्हैया को आर्थिक रूप से भी मदद पहुंचाई, यानी कि अखिलेश भी चाहते थे कि कन्हैया बड़ी खबर है, लेकिन आज वही कन्हैया अखिलेश पर भारी पड़ गए। कल तक जो अखिलेश चाहते थे कि ये हमारे समाज का लड़का और ये आगे बढ़े, आज वो इतना आगे बढ़ गया कि अखिलेश को पीछे हटना पड़ा और उनकी कुर्सी चली गई। की बात बता रहे हैं जब वो जेएनयू के जेएनयू में अध्यक्ष हुआ करते थे, 19 में चुनाव लड़ा और पटना में जो कार्यक्रम हुआ, कन्हैया की जो रैली हुई, उस रैली की बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि ये बात बहुत गंभीर है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो जानकारी मिली, हालांकि इस पर हो सकता है अखिलेश स्पष्टीकरण दे कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे जो जानकारी है अंदर खाने की, तो उसमें अखिलेश ने कन्हैया की मदद की, अपने समाज के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अब अखिलेश सिंह आप जान लीजिए, आरजेडी में रहते हुए भी उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई, और उस जयंती के बहाने उन्होंने बिहार के सभी भूमिहारों को एकजुट करने की कोशिश की, और आरजेडी को, जिसको भूमिहार का विरोधी माना जाता है, उसको भी वहाँ पे उन्होंने आरजेडी के बैनर तले लाया। और ख़ास करके आप ये कह सकते हैं कि किसी भी दल में,
चाहे वो कांग्रेस में रहें, आरजेडी में रहें, ये वो स्वामी जी के नाम पर जयंती मनाते रहें। तो अखिलेश सिंह ने भूमिहारों को एकजुट करने की कोशिश शुरू से की है और यही वजह है कि इसका लाभ भी उन्हें मिला। आरजेडी में रहते हुए वो विधानसभा के सदस्य बने, बिहार में मंत्री बने, फिर सांसद बने, फिर केंद्र में मंत्री बने। अब तो कांग्रेस में जाने के बाद फिर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने लालू परिवार की कृपा से, और उन्हीं की कृपा से आप राज्यसभा के सदस्य भी बने। तो फिर उनके बेटे को टिकट भी मिला। तो आपने देखा हो महाराजगंज से इस बार उनके बेटे ने चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों जो लाभ है वो अखिलेश को मिला, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी कह सकते हैं कि कन्हैया उन पर भारी पड़े और कन्हैया की वजह से अखिलेश को अपना पद गंवाना पड़ा। हालांकि आज अखिलेश सिंह राहुल गांधी से जाकर के मिले थे, राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की है और अखिलेश का बयान है कि राहुल गांधी से उनकी जो बातचीत हुई वो बेहतर बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने उनके कार्यकाल को सराहा है और वो कांग्रेस छोड़ करके जाने वाले कहीं नहीं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप पार्टी छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप पागल हैं क्या, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पार्टी क्यों छोड़ूं। तो निश्चित रूप से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस में रह करके भी उन्होंने जिस तरह से लालू परिवार के प्रति अपनी भक्ति दिखाई है, आने वाले दिनों में कांग्रेस में उनकी हैसियत और कमजोर होगी। सर, कन्हैया की पदयात्रा में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। तो जब अखिलेश सिंह पदयात्रा निकालते हैं तो कोई नहीं आता, लेकिन कन्हैया की इस पदयात्रा में बड़े बड़े नेता शामिल होने आ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से संदेश है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व बिहार के युवाओं को बेरोजगारों की मांग पर पूरी तरह से चिंतित है और कन्हैया का समर्थन करने का मतलब यह है कि कन्हैया युवाओं का चेहरा है, इसको जितनी ज़्यादा मजबूती मिलेगी बिहार के युवाओं को उतना लाभ मिलेगा। यही वजह है कि सचिन पायलट का कार्यक्रम तय हो चुका है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी आएंगे पदयात्रा में, फिर प्रियंका गांधी भी आएंगी। आने वाले समय में हो सकता है कि खड़गे साहब भी आएँ और बड़े नेता आएँ, और इसके पीछे ये है कि कन्हैया को सपोर्ट करना और बिहार के युवाओं को यह एहसास दिलाना कि कांग्रेस का भविष्य कन्हैया है, इसे मजबूत करने की ज़रूरत है और कांग्रेस का हाथ कन्हैया के साथ है। इसको आशीर्वाद बिहार के लोगों को देना हमने आगे बढ़ा दिया है, अब आप अपने बेटे को आगे कितना बढ़ाते हैं वो बढ़ा लीजिए। अब बिहार की राजनीति में अभी तक तो दो ही युवा चेहरे थे जी, एक तेजस्वी और दूसरा चिराग पासवान, और अब एक तीसरे कहा जाता था कि कौन विकल्प। तेजस्वी बार बार बोलते थे विकल्प कौन है, कौन है, हाँ, मतलब वो कहते थे कौन है, और लालू प्रसाद बोलते भी थे और तेजस्वी भी कहते थे कि हमको हड़बड़ी नहीं है, हम 5 साल के बाद ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चूँकि वे जानते थे कि कोई विकल्प तो है नहीं, युवा चेहरा है। लेकिन अब कन्हैया को उतार करके एक विकल्प देने की कांग्रेस ने भी कोशिश की है कि उसके पास भी एक ऐसा चेहरा है जिसका एक बहुत बड़ा समर्थक युवाओं में है और युवाओं का वो चहेता है, और उसके पास कुछ अपना विजन है, वो MA है, PhD है, जेएनयू का प्रोडक्ट है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की है और वाकपटुता में किसी से भी नंबर वन है। दूसरी बात कि कांग्रेस ने इसके कन्हैया के बहाने जो आप चुनावी रणनीति बनाई है, उसमें राजेश राम जो रविदास के वर्ग से आते हैं, 5% से ज़्यादा उनका वोट बैंक है बिहार में दलितों में। तो वो आप समझ सकते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अल्पसंख्यक समाज के जो हैं शकील अहमद, उनको बिहार विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया गया है, और कन्हैया को बिहार घूमने की जवाबदेही दी गई है, NSUI का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया है। तो यह संदेश देने की कोशिश की गई है और अंततः कह सकते हैं कि कन्हैया जो है सो अखिलेश पर भारी पड़े जी। सर, 28 को बिहार विधानमंडल का सत्र खत्म हो रहा है, 29 और 30 2 दिवसीय यात्रा अमित शाह पटना आ रहे हैं। तो क्या बिहार विधानसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है? NDA की बैठक होगी तो सीट शेयरिंग पर भी बात होगी? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि एक सप्ताह पहले
गुजरात में एक कार्यक्रम में अमित शाह शिरकत किए थे, और वो कार्यक्रम जो था सो बिहार वासियों का था और खास करके मिथिलांचल के लोगों, मिथिला समाज के लोग। उसमें उन्होंने कहा भी था कि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसी तरह सीतामढ़ी में भी मां अयोध्या से भव्य जानकी मंदिर का निर्माण होगा और प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि हम खुट्टा गाड़ करके, लोकसभा का अभी सत्र चल रहा है, उसके बाद संसद यहाँ के बाद बिहार मिलेंगे और खुट्टा गाड़ के वहाँ बैठेंगे। तो इसलिए अब खुट्टा गाड़ने बुआ रहे हैं। संसद का बजट सत्र भी समाप्त होने वाला है, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी समाप्त होने वाला है। उसके बाद अब चुनावी रणनीति पर बिसात बिछाएंगे अमित शाह, अपने शतरंज की चाल चलेंगे और उस चाल के तहत वो अपने राजनीतिक विरोधियों को मात देने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और वो काफ़ी जोर में है, इसलिए अमित शाह का यहाँ आना एक तरह से कहिए कि उस चुनावी तैयारी को गति देना है। और अमित शाह आएंगे तो यहाँ सरकारी और पार्टी दोनों के कार्यक्रम, बापू सभागार में एक सरकारी कार्यक्रम है जो कि सहकारिता विभाग को बिल्कुल उसको लेकर के भी यहाँ पे बैठक करेंगे तो बिहार को कुछ लाभ देने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कोई बड़ी घोषणा, किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है बिहार से। नंबर एक। दूसरी बात है कि यहाँ पे जब वो आएंगे तो अपने पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे और फिर एनडीए के नेताओं से बैठक, इसलिए सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी। पार्टी एनडीए के जो गठबंधन के नेता हैं उन नेताओं के बीच एक सहमति बनेगी। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लगभग 2 महीने से एनडीए ने एक कार्यक्रम शुरू किया और सभी जिलों में जा कर के सामूहिक रूप से उन्होंने अपनी रैली की, सभाएं की हैं और विभिन्न जिलों में उनके प्रवक्ताओं ने, एनडीए के पूरे प्रवक्ताओं ने जाके हम सभी मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तो वो अब 2019 में जिस तरह से नीतीश मिले थे नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन उस समय कार्यकर्ता नहीं मिल पाए थे। 2024 में भी एकाएक नीतीश आए बीजेपी के साथ, लेकिन कार्यकर्ता नहीं आए। इस बार अब कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने की पूरी तरह से तैयारी की गई है और नेता और कार्यकर्ता दोनों को अमित शाह मंत्र देंगे, चुनावी मंत्र देंगे कि किस तरह से चुनावी फतह हासिल की जा सकती है। और आप तो जानते हैं कि बीजेपी तो हर समय चुनावी मोड में रहती है, हमेशा वो चुनावी मोड बस 365 दिन वो चुनावी मोड में रहती है। और बीजेपी के चुनाव के पतवार थामने वाले तो अमित शाह ही हैं। तो अमित शाह का बिहार आना और फिर देखिए कि आगे आगे होता है क्या। फिलहाल कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार महाभारत, चुनावी महाभारत का क्षेत्र बनने वाला है। एक तरफ सचिन पायलट, प्रियंका राहुल, तो दूसरी तरफ इधर फिर बीजेपी के नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनका आगमन होगा, अमित शाह का होगा और विभिन्न नेताओं का दौरा होगा। जी धन्यवाद। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार विधानसभा का इस साल चुनाव होना है और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, सब के सब बिहार आने वाले हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।